Hello friends, a warm welcome on my YouTube channel Josh Legal Knowledge. Today we will discuss the topic of conduct of arbitral proceeding. In this topic we will cover section 18 to 27. So let's start section 18. First section 18 define the equal treatment of parties. इसमें बताया गया है कि पार्टीज को, दोनों पार्टीज को इक्वल ट्रीट किया जाएगा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के टाइम पे. Act has two fundamental principles. It provides that the parties to an arbitration proceeding shall be treated with equality. Each party shall be given a full opportunity to present their case. इसके अंदर दो प्रिंसिपल है. फर्स्ट ये बताता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के टाइम पे दोनों पार्टीज को इक्वल ट्रीट किया जाएगा. दोनों पार्टीज के पास फुल अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सके. दिस सेक्शन इज अ मैंडेटरी प्रोविजन एंड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज टू कंपाइल विद इट. द ट्रिब्यूनल हैज टू एक्ट इन एन इम्पार्शियल मैनर टू द पार्टीज एंड नो पार्टी हैज टू बी गिवन एन एडवांटेज ओवर द अदर. ये जो सेक्शन 18 है एक मैंडेटरी प्रोविजन है. इसके अंदर ये बताया है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोनों को इक्वल ट्रीट करेगी. किसी एक पार्टी के एडवांटेज के चक्कर में उसके हित में फैसला नहीं सुनाएगी, दोनों के हित में फैसला सुनाएगी जिससे दोनों का बेनिफिट हो, किसी का नुकसान ना हो. अब हम करेंगे सेक्शन 19 डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर. एक्ट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द पार्टीज टू एग्री ऑन द प्रोसीजर रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन कंडक्टिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग. दिस प्रोविजन एस्टैब्लिश द प्रोसीजर ऑटोनॉमी ऑफ द पार्टीज. इसमें यह बता रखा है कि पार्टीज के पास पूरा राइट होता है कि वो एग्री कर सके उस प्रोसीजर रूल को जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब प्रोसीडिंग के टाइम पर उस रूल को फॉलो करती है. अगर उनको प्रोसीजर अच्छा नहीं लगता तो पार्टीज के पास पूरा राइट है कि वो उस प्रोसीजर को चेंज भी करवा सकती है. सेकेंड है व्हेन द पार्टीज फेल टू एग्री ऑन अ procedure or frame the procedure, it grant the arbitral tribunal a wide range of discretionary power to frame the arbitral proceeding. The act does not prescribe any fault rule regulating the arbitral proceeding, not arbitral proceeding. इसमें ये बोल रखा है कि अगर दोनों पार्टी फेल हो जाती है कि वो एक एक प्रोसीजर को फ्रेम कर सके कि हाँ इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा, अगर वो फेल हो जाती है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उस केस को रिजॉल्व कर सकती है और प्रोसीडिंग में लेके आ सकती है. This provision also not bound to application of CPC 1908 or the Evidence Act 1872 through the arbitral proceeding also at the discretion of to the parties. इसमें ये बता रखा है कि ये प्रोविजन ये बोलता है कि ये एप्लीकेशन नहीं होगा सीपीसी और एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग. सेक्शन 20 कहता है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन की, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए. एक्ट प्रोवाइड्स दैट द पार्टीज आर फ्री टू एग्री. एक्ट बोलता है कि पार्टीज फ्री है कि ये बता सके on the place of arbitration, and if they fail to agree then the arbitral tribunal has to determine the place of arbitration in a judicial manner considering the circumstances of the case and convenience of the parties. अगर पार्टी जो है वो फेल हो जाती है, वैसे तो उनके पास पूरा राइट होता है कि वो प्लेस डिसाइड कर ले कि वो अपनी केस को कहाँ पर सॉल्व करवाएगी, बट अगर पार्टीज फेल हो जाती है, वो ये डिसएग्री नहीं कर पाती है कि वो अपने केस को कहां पर रिजॉल्व करवाएगी, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि वो किसी भी प्लेस को डिटरमाइन करे कि पार्टीज के अकॉर्डिंग, कि जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो एक पार्टी है जो हैदराबाद में रहती है और दूसरी पार्टी जो है वो मुंबई में रहती है. तो ये नहीं है कि जो केस होगा वो हम दिल्ली में सॉल्व करवा रहे हैं या हम यूपी के साइड सॉल्व कर रहे हैं, नहीं. पार्टी के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसिस को देख के हम वो केस उन पार्टी से पहले पूछ भी सकते हैं कि आपको हैदराबाद में करवाना है या मुंबई में करवाना है, क्योंकि एक टाइम पे दोनों जगह रहना इम्पॉसिबल है. इसलिए पार्टीज की कंसेंट भी बहुत जरूरी है. पार्टीज के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम एक जगह डिसाइड करके वहां कर लेंगे. ऑल्सो द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस बिकॉज द लॉज ऑफ द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन प्ले अ फंडामेंटल रोल इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग. इट डिटरमाइन द सब्सटेंटिव लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया.
आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग के टाइम पर प्लेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे कि दिल्ली के अंदर है या हैदराबाद है, कहीं पर भी है, तो हम उस टाइम जो सब्सटेंटिव लॉ चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होती है वो प्रोसीडिंग, उस केस को प्रोसीडिंग में लेकर आती है अकॉर्डिंग टू सब्सटेंटिव रूल, जो रूल उस टाइम एप्लीकेबल है, टाइम बिंग इन फोर्स है उस टाइम रूल। सेकेंड हम नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन 22, लैंग्वेज टू बी यूज इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के टाइम पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए या कर सकते हैं हम। एक्ट डील्स विद द लैंग्वेज विच हैज टू बी यूज इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर फ्री टू चूज द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस विच हैव टू बी यूज इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। पार्टी फ्री होती है कि वो लैंग्वेज चूज कर सके कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी। इन केस वेयर द parties fail to arrive at such an agreement, then it is the role of the arbitral tribunal to determine the language or languages to be used in the arbitral proceeding। अगर पार्टी फेल हो जाती है, एग्रीमेंट नहीं कर पाती है कि किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम उनका जो डिस्प्यूट है या जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है वो चलेगी, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर होती है वो अपना एक कोई सा भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकती है जो मतलब दोनों पार्टीज के हो। जैसे नॉर्मली अगर दोनों पार्टी इंडिया के तो नॉर्मली वो हिंदी में या नॉर्मली इंग्लिश में वो करेगी। इस अकॉर्डिंग वो ये देखेगी कि हाँ वो दोनों पार्टी को वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकती है। द लैंग्वेज शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी रिटन स्टेटमेंट बाय अ पार्टी, एनी हियरिंग एंड एनी आर्बिट्रल अवार्ड डिसीजन और अदर कम्युनिकेशन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। इसमें बता रखा है कि जो लैंग्वेज अप्लाई हम कर रहे हैं आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के टाइम पे, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसको सब रिटन स्टेटमेंट में लिख के देगी। वैसे पार्टी जो अपना क्लेमेंट और स्टेटमेंट ऑफ क्लेमेंट और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस का जो स्टेटमेंट देगी वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड दे रही है या कोई भी डिसीजन दे रही है वो रिटन फॉर्म में होगा। व्हेन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एग्री ऑन द language to be used in arbitral proceeding, it may order that any documentary evidence shall be accompanied by a translation into the language agreed। इसमें बता रखा है जैसे कि मान लो कि दोनों जो पार्टी है उन्हें हिंदी आती है, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदी में करेंगे अपनी प्रोसीडिंग, तो वो हिंदी में कर रहे हैं, बट जो डॉक्यूमेंट्री होती है वो हमें पता है कि वो ऑब्वियसली इंग्लिश में है, तो वो ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और ट्रांसलेट जो करके डॉक्यूमेंट होगा उसे वो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के टाइम पे शो भी करेंगे। वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जो भी डिसीजन लेता है वो उसको देगी, पार्टीज को देगी, या पार्टीज का स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस और स्टेटमेंट ऑफ क्लेमेंट है, तो वो चीज मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर सबमिट करना होगा। The arbitral tribunal must ensure that all the parties are able to follow and understand the proceeding। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो दोनों पार्टीज हैं वो एबल होनी चाहिए अंडरस्टैंड, मतलब प्रोसीडिंग को समझे उस लैंग्वेज में। ऐसे नहीं है कि वो रहती तो इंडिया के अंदर है और वो बिल्कुल प्रॉपर ही इंग्लिश में ही सब कुछ बोल रहे हैं, उन्हें हिंदी आती है, क्योंकि होता है कि वो हिंदी को ज्यादा अच्छे से समझ सके अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तो होंगे, बट वो हिंदी के अंदर प्रोसीडिंग उनकी की जाएगी, पार्टीज अगर हिंदी समझती है तो। सेक्शन 23 बताता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। फर्स्टली हम ये जानेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कौन देता है। जो क्लेमेंट होता है, मतलब दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, अगर फर्स्ट वाला क्लेमेंट है तो वो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कि जो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में बात आई, और डिफेंस जो सेकंड पार्टी है वो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देगा कि मैंने वो चीज नहीं करी या उसके कारण वो चीज नहीं हुई, वो डिफेंस में अपना स्टेटमेंट देगा। एक्ट प्रोवाइड फॉर प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आफ्टर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। The usual practice is to exchange and file their pleading before the tribunal। इस सेक्शन के अंदर बताता है कि जो पार्टीज है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से पहले अगर अपना स्टेटमेंट जो है जो फाइल वो कंप्लीट करती है प्लीडिंग के लिए, तो वो फाइल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को देगी। दोनों वो एक्सचेंज भी कर सकते हैं, वो अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम को डिफेंस को, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को से सबमिट करना होगा। द क्लेमेंट स्टेटेड
the fact and other relevant matter while the respondent oppose the fact and the averment made in the claim statement and contest the relief claimed by the claimant. इसमें बताया है कि क्लेमेंट ये स्टेट देगा कि उसने किस फैक्ट के अकॉर्डिंग या क्या क्या फैक्ट्स थे या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके अकॉर्डिंग ये केस वो ट्रिब्यूनल तक आई, और रिस्पोंडेंट क्या करेगा, रिस्पोंडेंट वो फैक्ट बताएगा जो अपोज करेगा उस मैटर को, जिस मैटर को क्लेमेंट जिस मैटर के अकॉर्डिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर आया है। तो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस हमेशा रिस्पोंडेंट ही देता है, तो वो इसको प्रूव करेगा कि हाँ जो ये बात थी वो गलत नहीं थी, मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ जो डिफेंस है वो रिस्पोंडेंट देगा, वो ये बताएगा कि जो भी मैटर क्लेमेंट ने दिया है वो सही नहीं दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ द प्लीडिंग में वेराई फ्रॉम केस टू केस डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। जो भी प्लीडिंग होगी वो केस के अकॉर्डिंग होगी, केस के फैक्ट पे होगी, क्योंकि सारे केसेस अलग होते हैं, तो वो डिपेंड करता है केस के फैक्ट पे, क्योंकि उनके जो प्लीडिंग होती है सबकी चेंज ही होगी, क्योंकि कोई भी केसेस सेम नहीं होते, तो सबकी प्लीडिंग भी अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू द केस फैक्ट। Within 6 months of the appointment, the arbitral tribunal, the statement of claim and defense has to be completed under this section. इस सेक्शन के अंदर ये बता रखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस को कंप्लीट कर देगी, क्योंकि क्लेमेंट अपनी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम भी दे देगा और जो रिस्पोंडेंट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस उसको देना है, और ये बात आर्बिट्रेटर जो है उसे कंप्लीट करनी होगी 6 महीने के अंदर अंदर। सेक्शन 24 बताता है हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग। Act discuss the manner in which arbitral proceeding are to be conducted in the absence of any prior agreement between the parties relating to this matter. The arbitral tribunal has the power to decide whether the proceedings shall be held orally on the basis of the document and other material. इसमें बता रखा है कि पार्टीज डिसाइड करेगी कि उनका जो भी प्रोसीडिंग चल रहा है वो ओरल चलेगा या रिटर्न चलेगा। अगर पार्टी डिसाइड नहीं कर पाती है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसे रिटर्न प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग ही करेगा सब कुछ। सेक्शन 25 बताता है डिफॉल्ट ऑफ पार्टी। द एक्ट डील विद द 3 सिचुएशन वेयर द पार्टीज आर एट डिफॉल्ट। 3 सिचुएशन होते हैं जिसमें पार्टीज को डिफॉल्ट किया जा सकता है। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग when the claimant without showing sufficient cause failed to communicate his statement of the claim in accordance with section 23 clause 1। इसमें बता रखा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टर्मिनेट किया जा सकता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीडिंग है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है इस बेस पे कि क्लेमेंट ने जो भी केस फाइल किया है वो सफिशिएंट, जो उसका कॉज है वो सफिशिएंट नहीं है, वो सही नहीं है, तो इस पे भी जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीडिंग है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। सेकेंड है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंटिन्यू द प्रोसीडिंग व्हेन द रिस्पोंडेंट फेल टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 23 क्लोज 1। इसमें बता रखा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपनी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखेगी अगर रिस्पोंडेंट फेल हो जाता है अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने में, फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये मान लेगी कि रिस्पोंडेंट ने गलती की है अगर वो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं देता है तो। पर अगर देखो जो क्लेमेंट है अगर वो नहीं देगा स्टेटमेंट, अगर उसका जो स्टेटमेंट है या कुछ भी है वो कोज सही नहीं लगेगा तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बट डिफेंस जो है रिस्पोंडेंट ने अगर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं दिया तो भी उस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखा जाएगा। इफ थर्ड पॉइंट है इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज देन द टर्मिनेट इज रिकॉल्ड एंड प्रोसीडिंग गेट रिस्टोर्ड। है कि अगर सफिशिएंट कॉज मिल गया है तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो अपनी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करेगा। अब सेक्शन 26 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। द एक्ट गिव द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पावर टू अपॉइंट वन और मोर एक्सपर्ट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट or request of the parties. It requires the parties to provide relevant information to the expert. इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 26 में ये बता रखा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पूरी पावर होती है कि वो एक और एक से ज्यादा एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सके। क्यों? जैसे कि कभी कभी होता है कि आर्बिट्रेटर जो है वो कैपेबल नहीं होता किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, तो उस टाइम एक्सपर्ट्स को भी अपॉइंट करने का राइट होता है आर्बिट्रेटर के पास कि वो ऐसे एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करे जो उस डिस्प्यूट या उस डिस्प्यूट मैटर के अंदर एक्सपर्ट हो और वो रिजॉल्व करने में हेल्प करे आर्बिट्रेटर की। इट रिक्वायर्स द पार्टीज टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट। इसमें जो पार्टीज हैं
वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी एक्सपर्ट्स को, ताकि उनका जो डिस्प्यूट है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके, और सारे इंफॉर्मेशन रेलिवेंट देगी, इररेलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन वो नहीं देगी। ऑल्सो द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन नॉट अपॉइंट एक्सपर्ट्स एंड डेलीगेट द ड्यूटी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्प्यूट। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि वो, जैसे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर आर्बिट्रेटर होता है, उसे ये लगता है कि इस डिस्प्यूट को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, तो वो अपॉइंट नहीं भी करेगी एक्सपर्ट को। जरूरी नहीं है कि हर मैटर के अंदर एक्सपर्ट को अपॉइंट भी किया जा सके, पर कुछ केस के अंदर जब आर्बिट्रेटर को लगता है कि वो इस मैटर को रिजॉल्व नहीं कर सकती, तब एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाएगा। सेक्शन 27 के अंदर पढ़ेंगे कोर्ट असिस्टेंट। The Act provides the arbitral tribunal with the power to apply for the court assistant in taking evidence। इसमें ये बता रखा है कि इस एक्ट के अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि वो कोर्ट में अप्लाई कर सके कि उनको एविडेंस की हेल्प, जैसे कि कोर्ट से वो एविडेंस ले सके पार्टीज के डिस्प्यूट के मैटर में, या पार्टीज के किसी भी चीज में, अगर विक्टिम का लेना है किसी भी सिलसिले में, तो वो कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं एविडेंस को इकट्ठा करने में। पर्सन कैन ऑल्सो बी हेल्ड गिल्टी एंड ट्राइड बिफोर द कोर्ट इफ दे रिफ्यूज टू गिव एविडेंस और डू नॉट कोऑपरेट। पर्सन भी, जो दोनों पार्टी है, वो भी गिल्टी मानी जाएगी अगर वो कोर्ट की हेल्प नहीं करती, या वो एविडेंस को देने से मना कर देती है, या कोऑपरेट नहीं करती है वो आर्बिट्रेटर के साथ या कोर्ट के साथ, तो पार्टी जो है उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, वो भी गिल्टी हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें उनकी भी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आए तो सबसे पहले आपको मिले। इससे पहले भी मैंने और वीडियोस बनाई है, आर्बिट्रेशन की डेफिनेशंस बताई है, और भी इम्पोर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, जुरिडिक्शन क्या है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, तो आप उसे देखिए, उसके बाद देखिए, क्योंकि सारी वीडियोस लाइन से बनेगी और लाइन से ही देखिए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। थैंक यू एंड गुड बाय।